भारत जैसे इतने बड़े और विविध देश के बड़े बड़े फैसले आखिर लेता कौन है? अक्सर हमारे जहन में नेताओं या जजों के नाम आते हैं, लेकिन क्या कभी सोचा है कि भारत के कई सबसे बड़े बदलावों की कहानी कुछ ऐसे लोगों ने लिखी जिनके नाम तक हम नहीं जानते? चलिए, आज इन्हीं गुमनाम नायकों की दुनिया में चलते हैं। जरा सोचिए, 1 अरब से ज्यादा लोगों का देश अपनी सबसे मुश्किल समस्याओं को सुलझाता कैसे होगा? जैसे केंद्र और राज्यों के बीच ताकत का बंटवारा कैसे हो, या ये कैसे तय किया जाए कि देश में असल में गरीब हैं कौन? ये बहुत बड़े सवाल हैं। तो इसका जवाब है एक समिति। अब इससे पहले कि लगे कि ये तो बस एक और बोरिंग सरकारी प्रक्रिया है, रुकिए। सच तो ये है कि भारत में यही समितियां बदलाव का सबसे ताकतवर इंजन रही हैं। ये एक्सपर्ट्स के ग्रुप होते हैं जो महीनों सालों तक बहस करते हैं, गहरी रिसर्च करते हैं और फिर देश के लिए एक रोड मैप तैयार करते हैं। चलिए, पहली बड़ी चुनौती से ही शुरू करते हैं। जब देश आजाद हुआ तो सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक थी एक मजबूत फेडरल सिस्टम बनाना। मतलब दिल्ली में बैठी केंद्र सरकार और अलग अलग राज्यों की सरकारों के बीच पावर कैसे बांटी जाए, किसको कितनी शक्ति मिले। अब यहां पर जो बात है वो सच में दिलचस्प है। ये दो अलग अलग सोच का टकराव है। एक तरफ 1969 की राज मन्नार समिति थी, जिसका कहना था कि राज्यों को ज्यादा ताकत मिलनी चाहिए। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि आईएएस और आईपीएस जैसी ऑल इंडिया सर्विसेज को खत्म कर देना चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ 1983 का सरकारी आयोग था, जिसका मानना था कि नहीं, देश की एकता के लिए एक मजबूत केंद्र का होना बेहद जरूरी है। और मजे की बात यह है कि मजबूत केंद्र बनाम मजबूत राज्य की ये बहस आज भी भारतीय राजनीति का एक बड़ा मुद्दा है। केंद्र राज्य की शक्तियों के बाद देश के सामने एक और बहुत बड़ा सवाल था, गरीबी। अब देखिए, एक विकासशील देश के लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि कौन गरीब है, तभी तो मदद सही जगह पहुंचेगी। पर सवाल यह था कि गरीबी को नापा कैसे जाए। तो शुरुआत में जवाब पोषण से जुड़ा था। 1979 में वाई के अलग समिति ने एक बहुत ही सीधा सा तरीका सुझाया। उन्होंने कहा कि अगर कोई इंसान गांव में रोज 2400 कैलोरी और शहर में 2100 कैलोरी से कम ले पा रहा है तो वो गरीब है। ये एक शुरुआती लेकिन बहुत जरूरी कदम था। लेकिन जैसे जैसे समय बदला, सोच भी बदली। 2004 में सुरेश तेंदुलकर समिति ने कहा कि भाई, गरीबी का मतलब सिर्फ पेट भरना नहीं है। उन्होंने एक ज्यादा बड़ा नजरिया अपनाया। उन्होंने कहा कि गरीबी का मतलब है शिक्षा, स्वास्थ्य, रहने की अच्छी जगह और काम के मौकों जैसी 6 बुनियादी जरूरतों की कमी। ये गरीबी को देखने के तरीके में एक बहुत बड़ा शिफ्ट था। तो इस सोच के बदलाव का जमीन पर क्या असर हुआ, ये आंकड़े साफ दिखाते हैं। देखिए, तेंदुलकर समिति के हिसाब से गांव में जो व्यक्ति महीने में 447 रुपए खर्च कर लेता था, वो गरीब नहीं माना जाता था। लेकिन सिर्फ 8 साल बाद रंगराजन समिति ने कहा, नहीं, ये आंकड़ा कम से कम 972 रुपए होना चाहिए। और शहरों में तो ये फर्क और भी ज्यादा बड़ा था। तो सबसे जरूरी बात यह है कि परिभाषा बदलने से जमीन पर असर क्या पड़ता है। बहुत बड़ा। तेंदुलकर के फॉर्मूले से देश में करीब 22% लोग गरीब थे। लेकिन जैसे ही रंगराजन समिति ने परिभाषा बदली, ये संख्या बढ़कर लगभग 30% हो गई। इसका मतलब यह हुआ कि रातों रात लाखों लोग आधिकारिक तौर पर गरीब माने जाने लगे, जिसका सीधा असर सरकारी योजनाओं पर पड़ा। अच्छा, तो बात सिर्फ अर्थव्यवस्था या प्रशासन की नहीं थी। इन समितियों ने भारतीय लोकतंत्र की नींव को भी गहरा और मजबूत किया। मतलब गांव की पंचायत से लेकर देश के आम चुनावों तक। 1957 में बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायती राज का एक क्रांतिकारी आइडिया दिया। उन्होंने शासन का एक 3 लेवल का ढांचा सुझाया। गांव के लिए ग्राम पंचायत, ब्लॉक के लिए पंचायत समिति और जिले के लिए जिला परिषद। इसी एक आइडिया ने सही मायनों में लोकतंत्र को भारत के हर गांव तक पहुंचाया। स्क्रीन पर ये नंबर देखिए, 18। सिर्फ एक नंबर है, लेकिन क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि इस एक संख्या ने भारत के लोकतंत्र को कितना ज्यादा बदल दिया होगा? ये कमाल था तारकुंडे समिति की सिफारिश का। 1974 में उन्होंने सुझाव दिया कि वोट देने की उम्र 21 से घटाकर 18 साल कर दी जाए। जब ये लागू हुआ तो इसने एक झटके में करोड़ों युवाओं को वोट देने का हक दे दिया और भारत का चुनावी नक्शा हमेशा के लिए बदल गया। और फिर 1990 में आई दिनेश गोस्वामी समिति, जिसने तो भारतीय चुनावों में जैसे क्रांति ही ला दी। आज हम जो बटन दबाकर वोट देते हैं, यानी ईवीएम, या फिर जो वोटर आईडी कार्ड हमारी पहचान है, और बूथ कैप्चरिंग जैसे अपराधों पर जो रोक लगी है, इन सब की जड़ें इसी समिति की सिफारिशों में हैं। लोकतंत्र को मजबूत करने के साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था को भी एक नई दिशा की सख्त जरूरत थी, खासकर 1991 के आर्थिक संकट के बाद।
और यहाँ भी रास्ता दिखाने का काम किया कुछ बहुत ही अहम समितियों ने। सबसे पहले बैंकिंग सेक्टर। हमारे बैंकों को और ज़्यादा प्रोफेशनल और कॉम्पिटिटिव बनाने की ज़रूरत थी। नरसिम्हम समिति ने इसका पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया। आज हम जो प्राइवेट बैंकों का दौर देख रहे हैं, उसकी नींव इसी ने रखी। फिर बारी आई टैक्स सिस्टम की। भारत का टैक्स सिस्टम बहुत उलझा हुआ था, तो राजा चलैया समिति ने इसे आसान बनाने और टैक्स की दरें कम करने की सिफारिश की, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ईमानदारी से टैक्स भरें। और आखिर में इंश्योरेंस। पहले सिर्फ सरकारी कंपनियां हुआ करती थीं। मल्होत्रा समिति ने इस सेक्टर को प्राइवेट कंपनियों के लिए खोलने का रास्ता साफ किया, जिसकी वजह से आज हमारे पास इंश्योरेंस के इतने सारे ऑप्शंस हैं। तो इन सब से हमें क्या समझ आता है? सबसे बड़ी सीख ये है कि ये समितियां सिर्फ रिपोर्टें नहीं बनाती, ये बहस और चर्चा के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करती हैं और एक इतने बड़े और जटिल लोकतंत्र में सबूतों के आधार पर बदलाव लाने का एक सोचा समझा तरीका पेश करती हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि आज की चुनौतियों के लिए हमारी समितियां कहाँ हैं? क्लाइमेट चेंज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा प्राइवेसी, ये इतने उलझे हुए मुद्दे हैं, इन पर रास्ता कौन दिखाएगा? शायद जवाब आज भी वही है, विशेषज्ञों की एक समिति। इस पर सोचिएगा जरूर। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।